वेलकम टू द जीएस रूम। हम अपने नए लेक्चर के साथ वापस आ गए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर होने वाला है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कुछ मौलिक कर्तव्य हमें पढ़ने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है जाके वो जाकर देखें। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फिर से वही कुछ 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे हम डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने की कोशिश करेंगे और जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं इन दोनों चैप्टर से उनको कवर करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ डीपीएसपी क्या होता है। तो जो हमारा डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो सरकारों को फॉलो करने होते हैं। इन गाइडलाइंस के हिसाब से हम कुछ पॉलिसी बना सकते हैं जो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करता है। तो बेसिकली इसका पर्पस होता है एक राज्य को कल्याणकारी राज्य में बदलना, जिसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम कल्याण कर सकें, भला कर सकें, कुछ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इस तरीके से पॉलिसीज, इस तरीके की नीति का निर्माण करके। तो बेसिकली डीपीएसपी अब हमने लिया कहाँ से? डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने आपको अर्लियर बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने कई देशों के संविधान से उठाई हैं। तो इसी में से डीपीएसपी जो हमने उठाया है वो आयरलैंड से उठाया है, और इस संविधान के हमारे चौथे पार्ट में आता है। कौन से भाग में आता है? चौथे भाग में आता है, फोर्थ पार्ट में आता है। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 36 की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 में जिस तरीके से आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी थी, उसी तरीके से आर्टिकल 36 में भी स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। और यहाँ पे स्टेट का मतलब मैंने बताया था वो नहीं होंगे जो 28 स्टेट्स आप इंडिया में देखते हो, उनसे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्टेट का बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है। यहाँ मतलब यूनियन हो सकता है, केंद्र हो सकता है, राज्य हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज हो सकती है, हमारी संसद हो सकती है, हमारी विधानसभाएं हो सकती हैं, और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। इवन हमारे कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेशन वगैरह हो सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि इनका नेचर बताता है कि क्या इनका नेचर है। तो डीपीएसपी का जो नेचर है वो क्या है? इनको हम लागू नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं लागू करवा सकते, इन्फोर्सेबल नहीं होते। जिस तरीके से आपने पढ़ा था, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, एफआर होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका उल्लंघन होता था तो हम क्या कर सकते थे? हम कोर्ट जा सकते थे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या हाई कोर्ट जा सकते थे। बट अगर कोई भी सरकार ये फॉलो नहीं कर सकती है तो इसमें कोर्ट जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बेसिकली एक तरीके से क्या है, ये गाइडलाइंस हैं जिनकी मदद लेके सरकारें क्या कर सकती हैं, कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकती हैं जिसको राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। अब जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे वो इन्हें नोबल फीचर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? डीपीएसपी को नोबल फीचर्स बोलते थे, ठीक है। और एक जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे, ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में आप पढ़िएगा जाके, जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने जो डीपीएसपी है उसको बोला है संविधान की अंतरात्मा, कॉन्शाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्शाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की अंतरात्मा बोला है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो भाई इतना इंट्रोडक्शन आपका डीपीएसपी के लिए काफी हो गया। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा भाग है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डील करता है। तो ये कौन सा पार्ट होगा? अभी मैंने आपको बताया पार्ट 2 होगा, ठीक है, कि पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा या पार्ट 5 होगा। तो जो हमारा सही आंसर है पार्ट 4 होगा, ठीक है। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दे रखा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो हमारा कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपीज में जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है?
तो ऑलरेडी आपने देखा होगा इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले हमारा एक स्टेट था गोवा, जहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। तो हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 44 के अंदर। अब जो आर्टिकल 40 है वो हमारा बात करता है विलेज पंचायत के बारे में। किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में। आर्टिकल जो 40 है उसका कहना है कि भाई सरकारों को इस तरीके की नीति बनानी चाहिए कि कम से कम वो हर विलेज में पंचायत का गठन कर सके, पंचायत का गठन कर सके, और जिससे ये सेल्फ वर्किंग यूनिट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन पंचायतों को सेल्फ वर्किंग यूनिट बनाने की कोशिश करनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको डेवलप करने की बात कही गई है, विलेज पंचायत को डेवलप करके, ठीक है। अब जो आर्टिकल 45 है वो आर्टिकल 45 किसकी बात करता है? जो आर्टिकल 45 है वो चाइल्डहुड केयर की बात करता है, चाइल्डहुड केयर की और अर्ली एजुकेशन की बात करता है, चाइल्डहुड केयर की और अर्ली एजुकेशन की बात करता है। इसमें बोला जाता है कि भाई हमें राज्य को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है 6 साल तक के बच्चों के लिए, 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। अब फंडामेंटल राइट में जो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, उसमें पढ़ा था 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। वहीं डीपीएसपी में बात करता है कि भाई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और जो एजुकेशन है 6 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 46 है वो किसकी बात करता है? जो आर्टिकल 46 है वो बात करता है हमारे जो SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्लस अदर जो बैकवर्ड सेक्शन है, पिछड़े वर्ग हैं, उनके एजुकेशन, ठीक है, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। उसका कहना है कि भाई आर्टिकल 46 का कहना है कि राज्य को इस तरीके की नीति बनानी चाहिए कि जिससे हम प्रमोट कर सकें जो एजुकेशनल प्लस इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं SC ST के और अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि हम उनको इनजस्टिस से बचा सकें, जिससे कि हम उनको आपका एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकें, ठीक है, इनजस्टिस से बचा सकें, अन्याय से बचा सकें, और हम उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकें, ठीक है। तो भाई ये हो गई सारे आर्टिकल्स की बात। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई DPSP जो है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एम्ड एट अचीविंग विच टाइप ऑफ जस्टिस। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का उद्देश्य बताते हैं? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, ऐसे उपरोक्त सभी। तो जो हमारा आर्टिकल 38 है DPSP का, ठीक है, जो आर्टिकल 38 है, जो अनुच्छेद 38 है, वो कहता है कि the state should work to promote the social justice, political justice and economic justice of the people। स्टेट को क्या करना चाहिए? ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि लोगों के लिए सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये सभी टाइप के न्याय हम उन्हें प्रोवाइड करा सकें। और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो इनकम है, ठीक है, इनकम जो डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस है, इन सबको लोगों के बीच में कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, सभी को अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलने चाहिए आपके। तो आर्टिकल 38 इन तीनों की बात करता है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो अब भाई कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा आर्टिकल 40 है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करी गई है और इनको सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाने की बात करी गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 39 में क्या बात करी गई है? बेसिकली आर्टिकल 39 में कुछ आपके ए से लेके एफ तक सब क्लॉज हैं, जिसमें इस तरीके की बात करी जाती है कि भाई लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए, यानी रोजी रोटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर इक्वल पे फॉर, आर्टिकल 39 का डी जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, मतलब मैन और वुमेन को बराबर पे करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ हमारे आर्टिकल, आपके आर्टिकल 39 में ए से एफ तक सब क्लॉज जोड़े गए हैं। अब आर्टिकल 41 किसकी बात करता है? देखो जो आर्टिकल 41 है ना वो हमारा बात करता है राइट टू वर्क की, ठीक है। राइट टू वर्क सिक्योर करना चाहिए, मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए काम करने का, ठीक है, सभी को एजुकेशन देने का। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और साथ साथ अगर
किसी कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका ओल्ड एज में है, वृद्ध अवस्था में है, तो इन सब केसेस में बीमार है, ठीक है, इन सब केसेस में उसे क्या देनी चाहिए, पेंशन देनी चाहिए। तो आपने देखा भी होगा कई सारी स्कीम चलती हैं, ओल्ड एज पेंशन चलती है, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारों को पेंशन सरकार देती है। तो इस तरीके का ये जो आपका प्रिंसिपल लिया गया है वो आपका आर्टिकल 41 से प्रभावित है। किससे लिया गया? आर्टिकल 41, क्योंकि आर्टिकल 41 कहता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में, बेरोजगारी की कंडीशन में, बुढ़ापे की कंडीशन में, बीमारी की कंडीशन में, या अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो गया है तो इन केसेस में सरकार को पेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब आर्टिकल 42 किसकी बात करता है? जो हमारा आर्टिकल 42 है वो बात करता है कि भाई आपको ना, जो लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग वर्क कर रहे हैं, वर्किंग लोग हैं, लेबर्स हैं, उनको जस्ट और ह्यूमन कंडीशन में वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जहां पे वो वर्क कर सकें, अपने कार्य को आराम से कर सकें, ठीक है। और साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। जैसे आपने मैटरनिटी रिलीफ देखी होगी ना, 26 वीक्स की मिलती है। अगर कोई व्यूमन महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे 26 वीक्स तक की मैटरनिटी रिलीफ या सिक मतलब जो लीव होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हो गया भाई हमारा कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत के बारे में है, तो वो आर्टिकल 40 है। 41 में हमने देखा राइट टू वर्क की बात करता है और कई टाइप के लोगों को पेंशन देने की बात करता है। फिर आर्टिकल 42 में ये बात करता है कि जो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, जहां व्यक्ति कोई वर्क कर रहा हो तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, स्टेट को ये ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सके। मतलब जहां पे उसको हरासमेंट ना हो किसी तरीके का, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली किसी टाइप का हरासमेंट ना हो। और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। तो भाई अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस संविधान से प्रेरित हैं, मतलब किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? यूएसए से प्रेरित हैं, आयरलैंड से प्रेरित हैं, कनाडा से हैं या फ्रांस से? तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय मैंने आपको बताया था कि जो हमने डीपीएसपी है वो कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया गया। अब भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने का निर्देश देता है? आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 42 है, 52 है हमारा। तो अगर हम आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 हमारा बात करता है एनिमल हस्बेंड्री की, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन पे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। उसके बाद हमें जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं, दूध दही गा देते हैं जो हमें, ठीक है, उसके बाद जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम माल्ड होते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, इन सबको हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? ना मारें, ठीक है, इनका स्लॉटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्लॉटर नहीं करना चाहिए। और साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए हमें मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। तो ये आर्टिकल हमारा 48 करना है कि भाई हमें पशुपालन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, और जानवरों को नहीं मारना चाहिए। किसी भी टाइप के काऊ हो गए, काल्फ हो गए, या अदर जो मिल्क देने वाले एनिमल्स हो गए, साथ में ड्रॉट एनिमल्स हो गए, उनको बचानी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 की क्या बात करता है? तो आर्टिकल 50 ही हमारा जो कहता है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका को हमें न्यायपालिका से अलग रखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखना चाहिए, जिससे कि जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो आपका अच्छी तरीके से न्याय कर पाए, ठीक है, एकदम बिना बायस हुए न्याय कर पाए। आर्टिकल 51 है जो हमारा कहता है कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, साथ साथ दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे रिलेशन, ठीक है, बाहर के देशों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, संधियां होती हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो सारे हमें फॉलो करने चाहिए, और किसी भी टाइप के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको मध्यस्थता से, आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लेना चाहिए।
अब जो आर्टिकल 52 है, तो आर्टिकल 52 मैंने बताया था यहाँ का है ही नहीं, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में आती है? वो आर्टिकल 51 में आती है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट? अब क्या हुआ था, देखो कुछ डीपीएसपी तो एज इट इज जब बनी थी वो इंक्लूड कर दी गई थी, लेकिन कुछ डीपीएसपीज हैं जो बाद में इंक्लूड करी गई हैं। जैसे कि आर्टिकल आपका जो 39F है, आर्टिकल 39F है जो कि बच्चों के आपका हेल्दी डेवलपमेंट की बात करता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 39A का जो सब क्लॉज ए हो गया। अब सब क्लॉज ए क्या कहता है कि भाई फ्री और लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है पैसे के चक्कर में, तो उनको कोशिश करनी चाहिए आपको फ्री और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी में आपने पढ़ा होगा, नालसा एक्ट पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत क्या होता है, किसी भी आप कोर्ट में चले जाइए, अगर कोई गरीब है तो उनको सरकारी वकील अलॉट किया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें, आर्टिकल 43A इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 43A जिसमें कहा है कि भाई वर्कर को, जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री वगैरह में, उनको वहाँ के मैनेजमेंट में हमें क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेशन, भागीदारी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपके आर्टिकल थे जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। तो अब इनमें से पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है ये एज इट इज प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो आर्टिकल आपका है ये बाद में जोड़ा गया है। 39A आता है। अब जो अगला आर्टिकल है या अगला क्वेश्चन हमारा वो बात कर रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है? देखो हमारे डीपीएसपी में ये भी आपका निर्देश दिया गया है कि भाई लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना है, पोषण तत्व बढ़ाना है लोगों का आपका। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 43 में आता है, 47 में आता है, 48 में आता है, 49 में आता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा आर्टिकल 47 में आता है। आर्टिकल 47 एक तरीके का निर्देश देता है कि जो लोगों में पोषण का तत्व है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, उसको आपको बढ़ाना होगा, और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है वो आपको बढ़ाना होगा, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो इसी तरीके आपने देखा होगा सरकारें कई सारी हेल्थ से रिलेटेड नीतियां चलाती हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जैसे जन औषधि केंद्र हो गए जहाँ आपको कम दामों में मेडिसिन मिल जाती हैं बहुत सारे, और उसके अलावा आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट अलग अलग तरीके का, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर किया जाता है, और ये आर्टिकल 47 में आता है। इसके अलावा आर्टिकल 47 एक बात और कहता है कि भाई जो हमें जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, जैसे दारू हो गई, आपकी शराब हो गई, इन सब चीज़ों का, ड्रग्स का, इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए इन्हें प्रोहिबिट, इन पर निषेध लगाना चाहिए। हेल्थ, क्योंकि ये भी हेल्थ रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो ड्रग्स वगैरह जो आपके इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, और जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनका त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि इन पर निषेध लगा सकें। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, बिहार ने ये आर्टिकल 47 के तहत स्टेप लेते हुए अपने यहाँ जो दारू थी, शराब थी, उसको बैन कर दिया था। अब आर्टिकल 43 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 बात करता है कि भाई एक डिसेंट, ठीक है, एक लिविंग वेज, एक लोगों को कोशिश करनी चाहिए राज्यों को कि भाई एक आदमी को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराए, कोशिश करे एक डिसेंट सैलरी प्रोवाइड कराए, जिससे वो अपना जीवन व्यापन कर सके, ठीक है, और साथ साथ एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए, और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वर्करों को, ठीक है। जो श्रमिक लोग हैं उनको एक अच्छी लिविंग वेज प्रोवाइड कराओ, जिससे वो अपना परिवार चला सकें, खुद को पाल सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, साथ साथ जो सामाजिक और जो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। और इसी में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था 43A जोड़ा गया था, जिसमें मैनेजमेंट में इनके वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करी गई, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं
हम अगले क्वेश्चन पे अपना 48 के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो इसी तरीके से एमसीक्यूज के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर डीपीएसपी के बारे में जान रहे हैं। तो विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम एट द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो अब इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का लक्ष्य रखता है? ठीक है, आर्टिकल 41 है, 42 है, 45 है, 46 है। तो क्या हुआ था, मैंने जैसे आपको बताया था आर्टिकल 21 से जो फंडामेंटल राइट था, 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में आया था, उसने क्या किया था, आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन आपका डाल दिया था, शिक्षा का अधिकार डाल दिया था, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की जाती थी कि उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। इससे पहले हमारे डीपीएसपी में शामिल था। इससे पहले जो हमारे डीपीएसपी में बोला जाता था कि भाई हमें 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन जैसे ही 86वां संविधान संशोधन आया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उसमें कंपलसरी एजुकेशन दी गई। तो यहाँ पर जो हमने हमारा जो आर्टिकल 45 था उसमें हमने चेंज कर दिया। हमने अब उसमें कह दिया कि 6 साल तक के बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा, राज्य को कोशिश करनी होगी और 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसी में आपने आंगनवाड़ी, जैसे नहीं सरकार की जो आंगनवाड़ी जो आपकी प्रोग्राम चलते हैं उसमें आपने देखा होगा अर्ली चाइल्ड केयर की पॉलिसीज चलाई जाती, क्रश स्कीम हो गई, नेशनल क्रश स्कीम हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। इस तरीके से सरकार कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है। तो भाई आर्टिकल 45 की हमारी बात हो गई है इसमें। अब अगर हम आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, साथ साथ जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति, उनके वेलफेयर की बात करी गई आर्टिकल 46 में। अब भाई चलते हैं, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो मैंने आपको आर्टिकल 39 बताया था कि भाई आर्टिकल 39 में कुछ पार्ट हैं, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है। एफ मैंने आपको बता दिया गया 39, ये आपका जो एफ था वो आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और इसमें बात करी गई थी कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। अब जो ए पार्ट है वो कहता है कि भाई सभी को लाइवलीहुड, ठीक है, रोजी रोटी दो, जो आपकी सभी को लाइवलीहुड रोजी रोटी प्रोवाइड करो। बी कहता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको आप आपस में बांटो, ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। जो सी बात करता है वो कहता है भाई रिसोर्सेज को कंसंट्रेट मत होने दो कहीं भी। और डी बात करता है हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये हमारा आर्टिकल 39 का डी है। अब आर्टिकल ई क्या बात करता है, आर्टिकल ई बात करता है आपके जो वर्कर्स हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं, उनकी आपको हेल्थ को सिक्योर करना चाहिए और बच्चों का अब्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, या हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई हमारा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं शामिल है। अभी मैंने आपको बताया राइट टू वर्क का दे रखा है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 के डी में दे रखा है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है आपका, ठीक है, आर्टिकल 38 का जो आपका ए है, सॉरी आर्टिकल 39 का जो ए पार्ट है वो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है। इस तरीके से ये सारे के सारे ए बी सी आपके तीनों के तीनों डीपीएसपी में है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको एफआर वाले फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में बताया था कि भाई पहले ये फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, बाद में कौन से संविधान संशोधन मैंने वहां बताया था उससे चेंज कर दिया गया था और सिर्फ एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया है आर्टिकल 300A के तहत। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेट्स टू द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये ऑलरेडी लास्ट में हम बात कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करता है? तो भाई ये है हमारा आर्टिकल 50। अब देखो आर्टिकल 49 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 51 के बारे में पढ़ चुके हैं, 52 हमने बताया था प्रेसिडेंट से रिलेटेड है।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन का प्रावधान करता है? तो 97 देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो 97 जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2011 में, उसने क्या किया था, आर्टिकल 43 में एक सब क्लॉज जोड़ा था, सब क्लॉज बी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात करी गई थी। तो ये हमारा आर्टिकल 43 का बी में आता है। और अब आपको बताना है ये रिसेंटली खत्म भी कर दिया गया है, और कौन से संविधान संशोधन से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो हमने सब क्लॉज जोड़ा था इसको संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भाई कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग विच टाइप ऑफ ऑर्डर। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस प्रकार के आदेश को सुनिश्चित करके लोगों का कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होते हैं? पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक आदेश, इकोनॉमिक ऑर्डर, आर्थिक आदेश, या सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, या हमारा रिलीजियस ऑर्डर। देखो रिलीजियस ऑर्डर तो एकदम भी नहीं है, ठीक है, रिलीजियस ऑर्डर तो एकदम भी नहीं है, सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है। अभी लेकिन आर्टिकल 38 की बात करोगे ना, तो आर्टिकल 38 में ये तीनों टाइप के ऑर्डर दे रखे हैं। मैंने बताया था कि आपको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करानी चाहिए, लेकिन वो जस्टिस है, ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर हमारा रिलेटेड है, ठीक है, सोशल, इसका सही आंसर है सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होगा सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। तो भाई अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये हमारा आर्टिकल 43A था, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इससे शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से हमने इसको शामिल किया था। अब जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात आ जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आ जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? देखो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार तो आपने सभी ने पढ़ लिए। मौलिक अधिकार क्या होते थे कि बेसिकली हर देश के नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए जिससे वो अपना डेवलपमेंट करने में जो उसको मदद हो सके, और साथ साथ वो इंडिया की जो वर्किंग है, इंडिया की जो पॉलिटिकल वर्किंग है, इकोनॉमिक वर्किंग है, सोशल वर्किंग है, उसमें उसका पार्टिसिपेशन हो सके, भागीदारी हो सके डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब अगर आपको अधिकार दिए गए तो अब आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज दी जाएंगी, कर्तव्य भी दी जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास केवल अधिकार हैं देश के लिए, लेकिन आपके प्रति, आपका इस देश के प्रति कोई भी ड्यूटीज नहीं है, कर्तव्य नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी शामिल करी गई थी। अब जो फंडामेंटल ड्यूटी शामिल करी गई थी ये हमारे संविधान में शामिल करी गई थी बहुत बाद में बोले तो 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शामिल करी गई थी। और ये शामिल करी गई थी, जो पार्ट 4 था उसी का सब क्लॉज क्रिएट किया गया, पार्ट 4A में शामिल करी गई थी। और ये हमारी जो ड्यूटीज ली गई हैं, जिस तरीके से हमारे डीपीएसपी आपका आयरलैंड से प्रभावित थे, उस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी उस टाइम के यूएसएसआर, जो रशिया था उस समय, सोवियत संघ रूस था, उससे प्रभावित होकर ली गई थी, वहां के संविधान से उठाई गई थी। प्लस इनको शामिल करने की जो सिफारिश थी वो की थी स्वर्ण सिंह जयंती, ठीक है। स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, सॉरी स्वर्ण सिंह जयंती बोल दिया, वो तो स्कीम है, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने कुछ सिफारिशें दी थी कि भाई इतनी इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी शामिल होनी चाहिए। उसने लगभग 8 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल करने की बात करी गई थी, लेकिन जब हमारा संविधान लागू होता है तो उसमें 10 जो ड्यूटीज हैं आपकी वो शामिल होती हैं। करंटली हमारे यहाँ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो 11वीं शामिल करी गई थी ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल करी गई थी। यानी जो राइट टू एजुकेशन आया था उसी के तहत हमने इसमें शामिल करी गई थी। फंडामेंटल राइट्स में आपने आर्टिकल 21 से देखा था, प्लस आपने देखा था कि जो आपका आर्टिकल 45 है उसमें से 6 से 14 साल वाली एज हटा के 6 साल तक कर दी गई थी। और यहाँ 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी शामिल करी गई थी उसका कहना था कि भाई हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो भाई अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज
जो थी वो क्वेश्चन था हमारा कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को समाहित करता है, तो ये हमारा भाग 4 है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन था वो कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 40 था, 42 था, 44 था या 45 था, तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मैंने आपको बताया था टोटल 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी, और ये जो रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह जयंती कमेटी की रिकमेंडेशन थी, सॉरी स्वर्ण सिंह की कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन थी, और टोटल उन्होंने 8 बोली थी, लेकिन जब शामिल की गई तो 10 थी। अभी करंटली में हमारे पास 11 हैं। सो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करंटली लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये हमारे 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं। तो करंटली मैंने बताया आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में शामिल है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, to protect and improve the natural environment, to vote in election, to pay taxes regularly, to serve in the armed forces, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, चुनाव में वोट देना, नियमित रूप से करों का भुगतान करना या सशस्त्र बलों में सेवा करना। तो भाई इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो इनमें से कौन सा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू वोट इन इलेक्शन नहीं है भाई, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, टू पे टैक्सेस रेगुलरली ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं शामिल है, जो 11 है। टू सर्व इन आर्म फोर्सेज ये भी नहीं शामिल है। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। जो 11 ड्यूटीज है उनमें से एक ये शामिल है। तो अब कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। इधर आपने देखा पार्ट 4A में शामिल हुई थी, तो जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 51 का सब क्लॉज ए जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51 का ए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आती हैं 11 की 11। अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो अब इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, प्रश्न एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इनकम टैक्स पे करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी, तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है कि हमारा जो इनकम टैक्स पे करना है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है। तो भाई हम लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन था, उसने 3 चीजें करी थी। एक फंडामेंटल राइट FR वाले पोर्शन में 21 का ए जोड़ा था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। फिर DPSP वाले पोर्शन में जो आर्टिकल 45 था उसमें 6 से 14 साल से हटा के 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात करी गई थी, और 11वीं ड्यूटी जोड़ी थी जिसमें बोला गया था भाई हमारे पास, ठीक है, हमें क्या करना है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। टोटल 11 ड्यूटीज हैं यार, वो आपको जाके देख, जो आपके आर्टिकल 51A में है। जैसे पहला है कि भाई संविधान का पालन करना, फिर नेशनल फ्लैग हो गया हमारा, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को फॉलो करना। उसके अलावा कि जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उनके आइडियल्स को, आदर्शों को चेरिश करना, फॉलो करना, एकता अखंडता बनाए रखना, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ठीक है, और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना, बुलाए जाने पे देश की सेवा के लिए जाना, ठीक है। उसके अलावा ब्रदरहुड मेंटेन करना, रिच हेरिटेज को अपनी बचाना, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वगैरह को हमें बचा के रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको जाके आप पढ़ लेना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय।